स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस एग्जाम हब में। देखो बेटा, आज के इस सेशन में हम एसिड बेस और साल्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि एसिड बेस और जो साल्ट है उसका अपन किस प्रकार से पता लगाएं कि कौन अम्लीय, कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है। अच्छा, आज के इस कंसेप्ट में, आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं पीएच स्केल के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोज में अपन अम्ल क्षार के बारे में, भौतिक गुणों, रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिनके आप वीडियो देख सकते हैं। आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज का वीडियो आपका बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट मिलने वाले हैं कि आप पीएच स्केल को आसानी से समझ पाएंगे। पीएच स्केल किसे कहते हैं, क्या होती है, क्या काम में आती है, हमारे जीवन में पीएच स्केल का क्या महत्व है, इन सब प्रश्नों के आंसर आज आपको मिलने वाले हैं, वो भी इतने सटीक तरीके से कि आपके तुरंत दिमाग में बैठ जाएंगे, आपको दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि वो भी हमसे आके जुड़ जाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन पीएच स्केल। देखो बेटा, सबसे पहले अपन बात करते हैं पीएच स्केल क्या होती है, इसके बारे में बेसिक सी जानकारी प्राप्त करते हैं। पीएच स्केल आखिरकार होती क्या है, पीएच स्केल। ठीक है, देखो, पीएच स्केल की खोज सन 1909 में सोरेनसन ने की थी। ठीक है, सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। ठीक है, होता क्या है, पीएच स्केल अम्ल वह स्केल अम्ल और क्षार की सामर्थ्य मापती है। किसकी? अम्ल व क्षार की सामर्थ्य। अब कई बच्चे बोलेंगे सर सामर्थ्य क्या होता है? सामर्थ्य क्या होता है? उनकी सांद्रता। अम्ल एवं क्षार अथवा H+ आयनों की सांद्रता मापने में प्रयुक्त स्केल। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने में जो प्रयुक्त स्केल है उसे बेटा हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। इस पीएच स्केल में बेटा 0 से लेकर 14 तक के मान अंकित होते हैं। ठीक है, ये रंग परिवर्तन के द्वारा पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है, कितना क्षारीय है, कितना अम्लीय है, उसकी सूचना हमें देती है। इसमें ये जो 0 से लेकर 7 तक के आपको मान दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये एसिडिक मान को दर्शाते हैं, अम्लीयता को दर्शाते हैं। यानी 0 से लेकर 7 तक के जो मान होते हैं अम्लीयता को दर्शाते हैं। फिर बाकायदा जो 7 से लेकर 14 तक के मान होते हैं बेटा, वो एल्केलाइल या क्षार को दर्शाते हैं। और जो 7 होता है बेटा आपका, 7 जो मार्क होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने में प्रयुक्त स्केल या अम्ल एवं क्षार की सामर्थ्य मापने में प्रयुक्त स्केल पीएच स्केल कहलाती है। अच्छा, पीएच स्केल में ये जो पी है वो किसका प्रतीक होता है? तो पी बोले तो शक्ति या पुषांश, एक जर्मन शब्द है पुषांश या प्रोटॉन्स या पुषांश का प्रतीक होता है। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, पी किसका प्रतीक है पीएच स्केल में? शक्ति या पुषांश या प्रोटॉन्स का प्रतीक होता है। और एच हाइड्रोजन आयन। अगर मैं पीएच की परिभाषा की बात करूं, जो कि हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप जान सकते हो कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक क्या कहलाता है बेटा? पीएच कहलाता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। आपको सिर्फ पीएच स्केल की परिभाषा ध्यान रखनी है कि अम्ल एवं क्षार की सामर्थ्य मापने में प्रयुक्त स्केल पीएच स्केल कहलाती है। पीएच स्केल की खोज 1909 में सोरेनसन ने की थी। और पीएच स्केल में जो पी होता है वो शक्ति या पुषांश का प्रतीक होता है। पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक के मान अंकित होते हैं। 0 से 7 के मध्य अम्लीयता होती है, 7 से 14 के मध्य क्षारीयता होती है, और जो बिल्कुल 7 होता है बेटा वो उदासीन माध्यम होता है। देखो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में, पीएच स्केल। पीएच स्केल, ठीक है, तो पीएच स्केल अम्ल एवं क्षार की सामर्थ्य मापने में प्रयुक्त स्केल, अम्ल एवं क्षार की सामर्थ्य मापने में प्रयुक्त स्केल पीएच स्केल कहलाती है। ठीक है, 1909 में सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी, पीएच स्केल को बनाया था। ठीक है, इसमें जो पी होता है वो शक्ति या पुषांश या प्रोटॉन्स का प्रतीक होता है, और जो हाइड्रोजन होता है बेटा वो H+ आयन जो होता है वो हाइड्रोजन आयन का प्रतीक
होता है। ये विशेष रूप से आप थोड़ा ध्यान रख लेना, बिल्कुल गौर से और तरीके से देखना है, ठीक है। पीएच स्केल किसे कहते हैं, क्या होती है और किस काम में आती है। अब कुछ पदार्थों के प्रमुख पीएच मानों के बारे में। अच्छा, पीएच स्केल में जो पीएच मान है 0.6 से 9 तक, या मैं कह सकता हूं 7 के मध्य अम्लीय, 7 पे उदासीन और 7 से लेकर 14 तक क्षारकीय माध्यम को प्रदर्शित करते हैं। कुछ पदार्थ या प्रमुख ऐसे पदार्थ जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, इनके अपन को पीएच मान थोड़े से दिमाग से निकाल, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस या जठर रस। कहाँ पाया जाता है बेटा, हमारे स्टोमक में। आपको ये पूछा जा सकता है हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है या कौन सा रस पाया जाता है, जठर रस, और इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल। इसी HCl अम्ल के कारण जठर रस अम्लीय होता है और उसका पीएच मान कितना होता है बेटा, 1.2। नींबू का रस, जो लेमन जूस आप पीते हो, उसका पीएच मान 2.2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, NaOH 14। आपके जो ब्लड है उसका पीएच मान कितना होता है बेटा, 7.4। और शुद्ध जल का, ये तो पूछा भी है 2023 में शायद, कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। इनमें से कोई सा भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो बेटा इनको नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं करे। सबसे इजी है, दोबारा देखें, जठर रस का पीएच मान 1.2, नींबू के रस का 2.2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 होता है, NaOH का 14 होता है, शुद्ध जल का 7 होता है, ब्लड का 7.4, और जो आपके अशुद्ध जल या शुद्ध जल है उसका 7 होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, क्लियर है। तो ये प्रमुख पीएच मान। अब अपन बात करते हैं कि हमारे जीवन में इस पीएच का क्या महत्व है, क्या कोई इंपॉर्टेंस है पीएच स्केल की, जो अपन इसके बारे में इतना ध्यान दे रहे हैं। तो बिल्कुल जरूरी और महत्वपूर्ण स्थान है पीएच का हमारे दैनिक जीवन में, क्योंकि अपन बात करें सबसे पहले पीएच की। अच्छा, पीएच के बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो बेटा ये प्रमुख पीएच मान थे जिनको अपन को याद करना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है या अम्लता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो बेटा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच मान उतना ही कम होगा, पीएच मान कम होगा, पीएच मान कम होगा, अम्लीयता ज्यादा होगी। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच मान घटेगा, पीएच मान घटेगा मतलब अम्लीयता। क्योंकि आपको ये पूछे कि एक पीएच मान 1 और 2 में से किसकी अम्लीयता ज्यादा है, तो 1 की अम्लीयता ज्यादा है। पीएच मान तो 1 तो कम है 2 से, लेकिन अम्लीयता 1 की ज्यादा होती है। उसी प्रकार से हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी बेटा, उसका पीएच मान उतना ही अधिक होगा, उसकी क्षारीयता भी उतनी ही ज्यादा अधिक होगी। अगर आपको ये पूछे 8 और 10 पीएच मान में से कौन अधिक क्षारीय है, तो 10 वाला। अगर आपको ये पूछे कि 4 और 2 पीएच मान में से कौन अधिक अम्लीय है, तो बेटा 2 वाला होगा। यहाँ कम वाला ज्यादा अम्लीय है, क्षार में ज्यादा वाला ही ज्यादा क्षारीय होता है। ये विशेष रूप से ध्यान दे लेना, आप दिमाग में बैठा लेना ये चीज, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। हमारे जो जीवन में पीएच स्केल है या जो पीएच है वो क्या महत्व रखता है, तो बेटा हमारे जीवन में पीएच का बहुत ज्यादा महत्व है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। शायद अगर आप लोगों को पता हो तो मानव शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के मध्य कार्य करता है। कितने पीएच परास के बीच में कार्य करता है बेटा, 7 से 7.8 पीएच परास के मध्य मानव का शरीर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में या वैसे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा उधर HCl अम्ल उत्पन्न करता है। आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पेट में भोजन आता है, जठर रस स्रावित होता है। जठर रस में कौन सा अम्ल होता है बेटा, HCl अम्ल। पूछा जा सकता है जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हमारे उदर में, हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है, HCl, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। क्या होगा जब ये अम्ल ज्यादा मात्रा में स्रावित होने लग जाए, ध्यान रखना। HCl अम्ल हमारे भोजन के पाचन में सहायक है, लेकिन कभी कभी आमाशय कंफ्यूज हो जाता है, कितना भोजन आ रहा है, कितना HCl उत्सर्जित करना है, और अचानक से वो HCl ज्यादा मात्रा में स्रावित कर देगा। अगर हमारे आमाशय में, हमारे उदर में क्या हो जाए, अधिक मात्रा में HCl स्रावित हो जाए, अगर हमारे उदर में अधिक मात्रा में HCl अम्ल स्रावित हो जाए, तो बेटा उसे हम कहेंगे अति अम्लता, हाइपर एसिडिटी हो जाती है ना, तो हाइपर एसिडिटी या अति अम्लता की स्थिति कहते हैं। एपच कह सकते हैं अपन, एपच।
तो अगर आपको ये प्रश्न पूछे कि हमारे उदर में अपच, एसिडिटी या अति अम्लता का क्या कारण है, तो ये आप ये कह सकते हो कि हमारे उदर में कभी कभी अधिक मात्रा में HCl अम्ल स्रावित हो जाता है, जिसके कारण हमें एसिडिटी होती है, खट्टी डकारें आती है, हमारे सीने में दर्द और जलन होती है। अब देखो बेटा, ये अम्ल है, क्या है, अम्ल ज्यादा मात्रा में है। आपको मैंने अभी इससे पहले वाले सेशन में जो वीडियो था उसमें बताया था कि अम्लता को कौन उदासीन करता है, क्षार। अम्लीय पदार्थों को कौन उदासीन करता है, क्षार। तो अगर आपको इस अम्लता का इलाज करना है तो आपको प्रति अम्ल का मतलब समझ गए बेटा, क्षारीय पदार्थों का उपयोग करना पड़ेगा। किसका, क्षारीय पदार्थों का। प्रति अम्ल को हम अंग्रेजी में कहते हैं एंटासिड का उपयोग करते हैं। तो अगर आपको ये पूछे अपच किसे कहते हैं, अति अम्लता किसे कहते हैं, इसका उपचार क्या है, तो क्या बताओगे कि कभी कभी हमारे आमाशय में अधिक मात्रा में HCl अम्ल स्रावित हो जाता है, जिससे हमें दर्द और जलन होती है, इसे हम अति अम्लता या एसिडिटी कहते हैं। इसके उपचार के लिए दुर्बल क्षारक जैसे एंटासिड का उपयोग किया जाता है, जैसे उदाहरण के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर आपको पूछे आप किसका उपयोग करोगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक दुर्बल क्षार है, इसका उपयोग करते हैं। देखो बेटा, इसकी थ्योरी देखते हैं, नोट्स के रूप में देख लेते हैं। आपको लिखना क्या है, जो बताया सारी चीजें वही है, समझ में आ जानी चाहिए कि अपच होने पर हमारे उदर में अधिक मात्रा में HCl अम्ल स्रावित होता है, जिससे हमारे पेट में दर्द और जलन होता है। इससे बचने के लिए क्या करोगे बेटा, एंटासिड, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए कौन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके एक पीएच पे। अब अपन बात करते हैं सेकंड महत्व, पीएच का सेकंड महत्व अपन बात करते हैं। नंबर 2, दंत से, टूथ डिके, दंत शरण से कहो चाहे शरण कहो, है ना, या आप कहो कि सर नष्ट होना, हाँ तो नष्ट होना भी। कौन नष्ट हो रहे हैं, दांत। ठीक है, आपके दांतों का नष्ट होना क्यों, देखो बेटा, आप भोजन करते हो मुख के द्वारा भोजन करते हो। मुख का पीएच मान लगभग 5.5 के करीब होता है। कितना होता है, 5.5 के करीब आपके मुख का पीएच मान होता है। अगर ये पीएच मान 5.5 से क्या हो जाए, कम, 5.5 से कम हो जाए, तो आपके जो दांत है ना, आपके दांतों का इनेमल बोले तो दांतों की ऊपर की परत, जो किसकी बनी हुई है बेटा, कैल्शियम फास्फेट कह दो आप, या कैल्शियम फास्फेट का जलीय क्रिस्टल, जिसे आप कहोगे कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है आपके दांतों का इनेमल। सबसे कठोर भाग होता है, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांतों का इनेमल। ठीक है, आपके मरने के बाद भी बचे रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, मरने के बाद तो बचे रहेंगे, लेकिन जीते जी नहीं बचेंगे। क्यों नहीं बचेंगे, दंत से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मुख का पीएच मान किससे कम हो जाने पर, 5.5 से कम हो जाने पर। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, सर क्यों, वाई, हमारे मुख का पीएच मान 5.5 से कम क्यों हो जाए, कैसे हो जाए, तो इसका जवाब है बेटा, आप जो भोजन खाते हो उस भोजन को करने के पश्चात आपके मुख में खाद्य पदार्थ और शर्करा के कुछ कण दांतों में फंस जाते हैं। अब खाने के पश्चात जो मुख में बैक्टीरिया उपस्थित है ना, वो बैक्टीरिया अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। वो इन खाद्य पदार्थों को कार्बनिक अम्ल में बदलते हैं, और कार्बनिक अम्ल में बदलने के कारण धीरे धीरे आपका मुख का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है। और 5.5 से अम्लीय माध्यम होने का मतलब है जो कैल्शियम फास्फेट है उसका ये क्रिया करके धीरे धीरे संसारित करने लग जाते हैं, नष्ट करने लग जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, दंत से। क्या करें, दंत से नहीं हो, क्या करें, कारण को हटाओ। खाने के बाद में मुख में भोजन के कण रह गए थे, भोजन के कण रखो ही मत, खाना खाने के पश्चात मुख को अच्छी प्रकार से साफ करो। ठीक है, क्षारीय टूथब्रश का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि अम्लीयता को क्षार तो उदासीन करता है, तो क्षारीय टूथब्रश का उपयोग किया जा सकता है, मुख की अच्छी तरीके से सफाई की जा सकती है। तो ये हो गया आपके दंत से, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। क्या लिखोगे,
हमारे मुख का पीएच मान कम 5.5 से कम होने पर, हमारे मुख का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है धीरे धीरे संचारित होने लगता है, इसे हम दंत से कहते हैं। क्यों होता है? भोजन करने के पश्चात मुख में उपस्थित बैक्टीरिया खाद्य पदार्थ और शर्करा का विघटन करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है। बचाव में क्या लिखोगे? भोजन करने के पश्चात मुख को भली प्रकार से साफ कर लेना चाहिए। ठीक है बेटा, देखो जी दंत से वही थ्योरी है जो भी आपको समझाई है। क्या लिखोगे? हमारे मुख का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का जो बना होता है संक्षारित होने लगता है। ठीक है, इसे अपन टूथ डिके या दंत से कहते हैं। क्या कारण है बेटा जी इसका? कि आप जो भोजन करते हो उसके पश्चात मुख में जो उपस्थित बैक्टीरिया है, ये जो शर्करा और खाद्य पदार्थ है बेटा, इनका अपघटन करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। जैसे ही आप है ना भोजन के कण छोड़ देते हो तो उनकी बैक्टीरिया की हो जाती है बल्ले बल्ले, और वो बल्ले बल्ले करते करते आपके दांतों की कर देते हैं सने सने नष्ट। आपके दांतों को बल्ले बल्ले बना देते हैं भाई वो, तो ध्यान रखना उनकी बल्ले बल्ले ना करें आप। उपाय देखो, इससे बचने के लिए भोजन के पश्चात मुख की सफाई कर लेनी चाहिए, क्षारीय टूथब्रश का उपयोग कर लेना चाहिए। तो ये अपना पीएच का सेकंड महत्व है। आगे बात करते हैं, देखो अपने अम्ल वर्षा एसिड रेन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा एसिड रेन। दैनिक जीवन के पीएच के महत्व में अपन तीसरा पॉइंट देखते हैं, एसिड रेन किसे कहते हैं? एसिड रेन का मतलब होता है बेटा अम्ल वर्षा। देखो क्या होता है, अगर इस बरसात के पानी का, बरसात के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए तो बेटा उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा। सीधी सीधी सी परिभाषा लिखो, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होने पर उसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? देखो क्यों हो जाता है, आपका वातावरण, पर्यावरण, वायुमंडल बड़ी प्रदूषणकारी गैसें छोड़ते हो ना आजकल, वाहनों के द्वारा, उद्योगों के द्वारा, घरों से, कृषि कार्यों के द्वारा, अपशिष्ट पदार्थों से, घरेलू पदार्थों के अपशिष्ट से बहुत सारी प्रदूषणकारी गैसें होती है। इनमें मुख्य रूप से SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 और NO2 जैसी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वातावरण में उपस्थित हो जाती है। ये वातावरण में उपस्थित नमी बोले तो H2O से क्रिया करती है और क्या बनाती है बेटा? अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, इनका निर्माण करती है। अब ये जो अम्ल है जब वर्षा होगी उस वर्षा के जल में घुलकर नीचे आएंगे तो ऐसे जल का पीएच मान 5.6 से क्या मिलेगा बेटा? कम। ऐसी वर्षा को आप क्या कहोगे? अम्ल वर्षा। फायदे की है कि नुकसान की है? नुकसान पहुंचाती है, फायदा पहुंचाती है? नुकसान पहुंचाती है ना। आपकी मृदा अम्लीय हो जाएगी, जो जल बहकर नदियों में जाएगा जलीय जीव मारे जाएंगे, आपकी जो इमारतें हैं, भवन है, वो संक्षारित होने लग जाएंगे। आगरा में ताजमहल के बारे में सुना होगा, धीरे धीरे संक्षारित हो रहा है, पीला पड़ गया है ना। तो ये सारे किसके नुकसान है? अम्ल वर्षा की। तो क्या लिखोगे कि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होना ही अम्ल वर्षा कहलाता है। क्यों हो जाता है? वातावरण या वायुमंडल में उपस्थित SO2 और NO2 जैसी गैसें वर्षा जल से क्रिया करके अम्ल बनाती है, और जब ये अम्ल वर्षा जल में घुलकर पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो इसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। देखो बेटा थ्योरी देखते हैं इसकी, सेम वही है जो भी अपन ने देखा, फटाफट देख लो। वातावरण में उपस्थित SO2 और NO2 गैसें इंपॉर्टेंट है, एबीसीडी में पूछी जा सकती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सी गैसें अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? SO2 NO2। ये वर्षा जल से क्रिया करके अम्ल बनाती है। जब ये वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होने लगता है और ऐसी वर्षा जब भूमि पर आती है तो उसे अम्ल बरसात कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मृदा के पीएच मान की। आगे अपन बात करते हैं मृदा का पीएच, सॉइल पीएच। अगर आपको आपकी मृदा, आपके खेत का पीएच मान ध्यान है, आपके खेत में कौन सी, आपके फील्ड में कौन मृदा का पीएच मान क्या है, तो बेटा आप उस पीएच मान के द्वारा उपयुक्त फसलें बो सकते हो। अगर आपके खेतों में मृदा अधिक अम्लीय है तो आप क्षारीय उर्वरक, जैसे अपन बात करें भुजा हुआ चूना या बिना भुजा हुआ चूना, उसका उपयोग करके उसको शांत उदासीन कर सकते हो। अगर क्षारकीय मृदाएं हैं तो अम्लीय पदार्थों का उपयोग करके उसे उदासीन कर सकते हो, अगर आपको पीएच की समझ है तो।
तो मृदा का पीएच मान ज्ञात करके उसे उदासीन किया जा सकता है, जिससे जो फसल बोई जाती है उससे अपन को अधिक उत्पादन प्राप्त हो सकता है। अच्छा, एक और है कीटों का डंक। आपको पहले वाले सेशन में बताया था कि जो कीट है, चींटी है, कौन सा अम्ल स्रावित करती है? मेथेनोइक अम्ल। कीटों के डंक में कौन सा अम्ल होता है बेटा? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसे आप क्या कहते हो? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। दोनों नाम ध्यान रखना है ना। जब आपके कोई चींटी या कीट डंक मारता है, कभी मधुमक्खी ने आपको डंक मारा होगा, अरे हनी बीज ने अगर आपके कभी डंक मारा होगा, तो डंक वाली जगह आपको दर्द और जलन आती है, सूजन आ जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि मधुमक्खी के डंक में क्या होता है बेटा? क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। कौन सा होता है? मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो कीटों के डंक से अम्ल स्रावित होते हैं, ये भी लिख देना। कौन सा? मेथेनोइक। कौन सा? मेथेनोइक अम्ल स्रावित होता है, जिससे दर्द और जलन होती है। अब सीधी सी बात है, अम्ल का इलाज क्षार। अम्ल का इलाज क्षार, एक ही माइंड में, एक ही ले आओ। अम्ल का इलाज क्षार, कोई सा भी क्षारीय पदार्थ, जैसे NaSCO3, बेकिंग सोडा कहते हैं इसको। NaSCO3 को क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। अगर आपके जहां मधुमक्खी ने या कीट ने डंक मारा, अगर आप वहां बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, मीठा सोडा घरों में, ठीक है, अगर उसको आप उस डंक वाली जगह लगा लेते हो, तो आपको उससे दर्द और जलन से राहत मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कीटों का डंक। अब अपन बात करते हैं, नेटल का पादप होता है। ये जंगल में पाया जाता है ना, फॉरेस्ट। जंगल में एक विशेष प्रकार का पादप पाया जाता है, नेटल। देखो बड़ी विशेषता होती है इसकी, जो पत्तियां होती है ना, उन पत्तियों में डंकनुमा बाल होते हैं, और ये बाल है ना मेथेनोइक अम्ल स्रावित करते हैं। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक। अगर आप मान लो जंगल में पिकनिक बनाने गए, घूमने गए, या किसी पर्पज से गए, अगर आप इस पौधे की पत्तियों के संपर्क में आ गए, तो आपके शरीर में क्या होने लग जाएगी? दर्द और जलन। आप सोचोगे किसी ने काटा ही नहीं, आप किसके संपर्क में आ गए? नेटल के पादप के संपर्क में। अब इसका इलाज क्या है? वहां इसी के आसपास एक पौधा पाया जाता है, क्षारीय प्रवृत्ति का डाक पौधा। इसकी जो पत्तियां होती है वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। अगर उन पत्तियों को रगड़ लिया जाए, तो इससे हमारे को दर्द और जलन से छुटकारा मिल सकता है। तो ये हो गया नेटल का पादप। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जब अपन ने पीएच मान पढ़ा, तो पीएच मान में अपन कहते थे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा हो जाती है। क्यों होती है? तनुकरण के कारण। अच्छा, तनुकरण की डेफिनेशन आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई भी थी। क्या होता है? क्या होता है? जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर, या जल में अम्ल मिलाने पर, जल में क्षार मिलाने पर प्रति इकाई आयतन में इसके आयनों में कमी आ जाती है। प्रति इकाई आयतन इसके आयनों में कमी आ जाती है, जिसे अपन तनुकरण कहते हैं। तो ध्यान रखना, तनुकरण की प्रोसेस में अपन एक विशेष शब्द देखा है कि जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर, मैंने यही कहा है, जल में अम्ल और क्षार मिलाने पर। आप क्षार में जल नहीं मिला सकते, जल में अम्ल नहीं मिला सकते। प्रश्न भी अपना यही है कि जब अपन अम्ल को तनुकृत करते हैं, तो जल में अम्ल मिलाया जाना चाहिए। ये अनुशंसित किया जाना चाहिए, ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि हम जल में अम्ल मिलाएं, न कि अम्ल में जल। आप कहोगे सर बात तो एक ही है। अरे अपन पानी में नमक मिलाएं, सॉरी, पानी में अम्ल मिलाएं या अम्ल में पानी मिलाएं, मिल तो पानी रहा है, मिक्स तो हो रहे हैं दोनों। फिर अपन ये क्यों कहा जा रहा है कि हमेशा अम्ल को पानी में मिलाएं, वो भी धीरे धीरे और पानी को हिलाते हुए, न कि अम्ल में पानी मिलाएं। तो इसका क्या कारण है बेटा? देखो, आपका जो अम्ल है, जल के साथ अत्यधिक उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, अत्यधिक उष्माक्षेपी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो अम्ल है, जो पदार्थ है, वो आस्फलित होकर, उछलकर समीप खड़े व्यक्ति पर गिर सकता है, या अचानक तापमान बढ़ने से जो पात्र है ना, वो टूट सकता है, जिससे समीप खड़े व्यक्ति को क्षति पहुंच जाती है। इसलिए आपको पानी में अम्ल मिलाना चाहिए, क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा है, वो उष्मा को सहन कर जाएगा, धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। जबकि अम्ल तो पहले से ज्यादा है, थोड़ा सा पानी डालते ही टेम्परेचर एकदम हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि अम्ल में जल मिलाने पर अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होती है। अम्ल में जल मिलाने पर अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण मिश्रण आस्फलित होकर पात्र से बाहर भी आ सकता है। पात्र से बाहर आ जाएगा, और पात्र से बाहर आ जाएगा या पात्र टूट जाएगा, तो क्या होगा? समीप खड़ा व्यक्ति हानि पहुंच जाएगी। अगर समीप कोई व्यक्ति खड़े हो, या आप अगर ये प्रयोग कर रहे हो, तो आपको बेटा क्षति पहुंच सकती है। इसलिए ये विशेष ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट भी। क्लियर है? ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हो गया आपके अम्ल को तनुकरण के समय ध्यान रखने योग्य बात है। ठीक है, तो बेटा आज के इस सेशन में हम इतनी बातों पे चर्चा करेंगे।
आज के इस सेशन में अपने पूरा पीएच स्केल के बारे में पढ़ा है। पीएच स्केल किसे कहते हैं, पीएच स्केल में पी किसका प्रतीक होता है और पीएच स्केल का अपने दैनिक जीवन में क्या महत्व है, पीएच स्केल के द्वारा अपन अम्ल और क्षारों का पीएच मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं और अपने जीवन में उनको कैसे उपयोगी बना सकते हैं। तो बेटा इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। इसको देखने के पश्चात आपको दोबारा से थ्योरी को पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार आप इसका रिवीजन कर लें ताकि ये जो कंसेप्ट आपके एकदम दिमाग में बैठ जाए, आप इसको भूलो नहीं। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर मिस किया है तो बेटा उस लेक्चर का जो लिंक है वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, जहां आप इस पे क्लिक कर सकते हो और प्लेलिस्ट से सारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए लिंक पर, प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करें। अब इसके चैप्टर में इससे आगे के जो सेशन है उसमें चैप्टर का जो अपना एक पोर्शन रह गया साल्ट दैनिक जीवन में और साल्ट होते क्या है, इन दोनों चीजों के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।